नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शुक्ला आरकेपी स्टडी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने कल हमारी हिंदी वर्णमाला की पहली क्लास को देखा था, उसी सेशन को जारी रखते हुए आज हम जो है हिंदी वर्णमाला की दूसरी क्लास लाए हैं प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए। और उसके साथ हिंदू नववर्ष की आप लोगों को सभी लोगों को हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोगों का जो है हिंदू नववर्ष और साथ साथ चैत्र नवरात्र जो है प्रारंभ हो चुका है और इसी के साथ आज जो है हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन भी आज से ही स्टार्ट हुआ है। और उसके साथ हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक मोटिवेशन कोर्स। देखो, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते लेकिन हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अपनी जो प्रयास कर रहे हैं प्रयास को जारी रखते हैं तो वो दिन भी दूर नहीं जब इन कंधों पर भी वर्दी होगी और उसी वर्दी से जो है अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे। और इसी के साथ जो है हम अपने आगे का प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं आप लोगों के समक्ष। ठीक है, तो देखते हैं आगे का। अच्छा चलो, कल हम लोगों से जो है आप लोगों को जो सेशन लिया था उसमें कुछ चीजें छूट गई थी, उसी को जो है हमने इसीलिए पहली स्लाइड को खाली रखा हुआ है ताकि वो चीज आप लोगों को हम क्लियर कर सके। ठीक है, कल हमने आप लोगों को स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन भी बताए थे। ठीक है, लेकिन उसमें जो है उच्चारण स्थान बताना भूल गए थे आप लोगों को, तो आज हम जो है आप लोगों को उच्चारण स्थान भी उनका क्लियर कर देते हैं, फिर अपना प्रैक्टिस सेशन जो है आगे जारी करते हैं। तो देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमने आपको बताई थी, स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमने आपको बताई थी, स्पर्श व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी बताई थी? इनकी संख्या हमने 25 बताई थी। ठीक है, 25 बताने के साथ साथ इसको हमने बताया था वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वर्गों में विभाजित होते हैं। एक हमारा होता है का वर्ग, दूसरा होता है चा वर्ग, और तीसरा होता है टा वर्ग, चौथा होता है ता वर्ग, और पांचवा होता है पा वर्ग। और इसमें देखो, अगर जो का वर्ग है इसका उच्चारण स्थान देखें तो इसका उच्चारण हमारा होता है कंठ। चा वर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान हमारा होता है तालु, इसी को तालव्य भी बोलते हैं। ता वर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान हमारा होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य, इसको हटा देते हैं। ये हो गया तालु, ये हो गया मूर्धन्य, ये आपका हो गया है क च ट ता, ये आपका हो गया दंत, और पा वर्ग ये आपका हो गया ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक है, तो का वर्ग में हमने आपको कल बताए थे कि का, खा, गा, घा और या। फिर उसके बाद चा वर्ग में बताए थे चा, टा, ठा, धा, ढा और ण। फिर इधर ता, था, दा, धा और ना। इधर पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देखें, हमने आपको इसमें जो है अघोष सघोष भी बता दिया था, अल्पप्राण महाप्राण भी बता दिया था। ठीक है, लेकिन ये कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ है, ये छूट गया था। इस चीज को आज इसीलिए हमने आप लोगों के सामने जो है क्लियर कर दिया है। अब इसी में देखें अगर, तो ये वाले जो पंचम वर्ण होते हैं, इसको 5 बताया था, इसको पंचम वर्ण भी बोलते हैं, साथ ही साथ में इसको नासिक के भी बोलते हैं, इसको नासिक के भी बोलते हैं। ये हो गया आपका नासिक। पूछा जाए नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो नासिक के व्यंजन में इन्हीं पांचों में से आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, इन्हीं में से आपका कोई ना कोई आंसर होगा नासिक के वाला। ठीक है, और एक आपको बता दे, इसी में आपका आता है हा। अब प्रेजेंट टाइम में ये वाला बहुत जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, हा को पूछा जाता है, बताओ इनमें से काकल्य वर्ण कौन सा है, काकल्य वर्ण कौन सा है, तो काकर्ण वर्ण कौन सा हो जाएगा, आपका ह हो जाएगा। इसी को बोलते हैं स्वर यंत्र मुखी, इसी को बोलते हैं स्वर यंत्र
मुखी, तो ये स्वरयंत्र मुखी पूछा जाए आपसे या फिर पूछा जाए काकल्य वर्ण कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हा ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो तालु में हमारा जो है जो या रा ला वा होते हैं, जिनको अंतःस्थ व्यंजन कल बताए थे, तो उनका उच्चारण स्थान भी जरा देख लो। या जो है ये हमारा किस में आएगा, या जो है ये हमारा आ जाएगा तालु में। मूर्धन्य में अगर हम देखें तो मूर्धन्य में हमारा हो जाएगा रा। ठीक है, और वा जो है वा हमारा आता है आपका दंतोष्ठ में, यहाँ पे नोट किए दे रहे हैं दंतोष्ठ, यहाँ पे आपका आ जाएगा वा। ठीक है, इसी के साथ अगर हम देखें तो आपका ला जो है वो आपका आ जाएगा इसमें या रा ला, और एक साथ हमने आपको कल बताया था कि ओस व्यंजन जिसमें होता है सा सा शा और आपका हा, उसमें आपका हा वाला हमने आपको बता दिया है काकल्य वर्ण इसको बोलते हैं, और जो तीन सा होते हैं उनमें भी आपको बता दें ये वाला जो सा होता है इसको बोलते हैं तालव्य वाला सा, ये वाला जो सा होता है इसको बोलते हैं तालव्य वाला सा, और उसके बाद ये वाला जो षटकोण वाला सा होता है इसको बोलते हैं हम मूर्धन्य सा। ठीक है, और इसके बाद ये तीसरा सा जो होता है इसको बोलते हैं दंत वाला सा। तो इन तीनों का भी उच्चारण स्थान हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम आगे जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जो चीज छूट गई होगी वो हम आगे आपको जो है उसमें क्लियर कर देंगे। जो भी चीज होगी वो कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं, भले हमें प्रैक्टिस उसमें बताना पड़े या रिटन में देना पड़े, लेकिन आपको पूरा जो है क्लियर कर देंगे। चलो देखते हैं आगे का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये पहला आपको क्वेश्चन पूछा गया है, लुंठित ध्वनि है, ये चीज कल हमने आपको बताई थी कि लुंठित ध्वनि कौन सी होती है। तो लुंठित ध्वनि देखो आपको एक दिया गया है णा, दूसरा दिया गया है धा, तीसरा दिया गया है अंगा और चौथा दिया गया है रा। अब आप लोग बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है। तो अगर आप देखें तो इसमें से आपका सही आंसर जो है वो कौन सा है, सही आंसर है हमारा रा वाला। ठीक है, तो लुंठित ध्वनि कौन सी होगी, रा होगी। अब बात आती है णा, इसको अभी हमने बताया इसको क्या कहते हैं, पंचमाक्षर, इसको क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर बोल दिया जाए या आपसे पूछ दिया जाए बताओ नासिक की कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नासिक व्यंजन। ठीक है, अब अगर देखा जाए धा, तो अभी हमने आपको जो स्पर्श व्यंजन बताए थे क च ट त और प, उसमें आपको हमने बताया था कंठ से जो है का वर्ग होता है, चा वर्ग जो है तालु से होता है, टा वर्ग जो है मूर्धन से होता है, और ता वर्ग जो है वो दंत से होता है। तो अगर हम देखें ता था दा धा, तो ये देखो ता वर्ग में ही तो आ रहा है, अगर ता वर्ग में आ रहा है तो इसका उच्चारण स्थान देखें तो कौन सा होगा, इसका उच्चारण स्थान हमारा हो जाएगा दंत। ठीक है, इसके बाद ये वाला देखो तो ये का वर्ग में आया था, पंचम वर्ण ये भी है, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा कंठ, और इसको हमने आपको बता दिया लुंठित कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। चलो देखो, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है। देखो कल हमने आप लोगों को ध्वनियों की रीतियां बताया था, तो ध्वनियों की रीतियां कितनी बताई थी, तीन बताई थी। एक आपको बताई थी संप्रक्त, यही देखो लिखा हुआ, एक बताई थी संप्रक्त, दूसरा बताया था द्वित्व, तीसरा बताया था आपको संयुक्त, और चौथा बताया था युग्मक। तो अगर हम देखें एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना, तो एक ही ध्वनि का अगर द्वित्व हो जाएगा तो कैसी कहलाएगी, द्वित्व कहलाएगी। ठीक है, अगर द्वित्व कहलाएगी, जैसे कि एक हमने आपको द्वित्व को ही क्या कहते हैं, युग्मक भी कहते हैं, द्वित्व को ही क्या कहते हैं, युग्मक भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों बाई चांस आंसर है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको बताया था एक एग्जाम्पल दिया था दिल्ली, मम्मी, बिल्ली, और भी। अगर हम देखें तो एक ही ध्वनि, यानी कि यहाँ पे देखो ला और ला एक ही ध्वनि है, माँ और माँ एक ही ध्वनि है, यहाँ पर भी ला और ला एक ही ध्वनि है, तो यानी कि एक ही ध्वनि का द्वित्व हो रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द्वित्व भी हो सकता है और युग्मक भी हो सकता है। संप्रक्त में हमने कल आपको बताया था, संप्रक्त में आपका आ जाता है संबल, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, संबल हो गया, कंबल हो गया, या फिर बिस्कुट ले लो, बिस्कुट हो गया। ठीक है, आदि। अगर अब हम देखें द्वितीय भी बता दिया, संयुक्त, संयुक्त में कल हमने आपको बताया था जैसे आपका प्राण आ जाता है, या फिर घ्राण हो गया,
या फिर आपको बताया था म्लान हो गया। ये दो बताए थे। तो अब ये आपका जो है क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन थे हमने आपके क्लियर कर दिए। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पूछा गया है या किस प्रकार की ध्वनि है। अभी हमने बताया था उच्चारण स्थान के आधार पर या किसमें आता है। तो हमने आपको बताया था कि चा वर्ग में जो है, चा वर्ग आपका तालव्य होता है और चा वर्ग में ही आपका या आता है। तो यानी कि तालव्य वाला जो है या वर्ग, या किस प्रकार की ध्वनि हो जाएगी, तालव्य हो जाएगी। और तालव्य में कौन सा आता है, चा वर्ग जो है ये पूरा का पूरा आपका तालव्य में आता है। इसके बाद देखें कंठ। तो कंठ में हमने अभी आपको बताया कंठ में कौन सा होता है, का वर्ग जो है ये पूरा पूरा आपका कंठ में आ जाएगा। और का वर्ग के साथ अगर हम देखें तो हमारा आ और आपका बड़ा, ये दोनों भी आपके कंठ में ही आते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो हम पे पूछा गया दंतोष्ठ है। तो दंतोष्ठे में हमने बताया था अभी आपको वाह। दंतोष्ठे में कौन सा आता है, वाह आता है। अच्छा अगर स्वर में देखें तो स्वरों में हमने आपको बताया था दंत प्लस ओष्ठ है। तो यानी कि दंतोष्ठे में आपका केवल वाह ही रहेगा, दंतोष्ठे में वाह रहेगा, वो आपका कंठोष्ठय होता है। तो कंठोष्ठय अगर देखा जाए तो कंठोष्ठय में हमने आपको बताया ओ हो जाएगा और औ हो जाएगा। ये कौन से हो जाएंगे, ये आपके कंठोष्ठय हो जाएंगे। ठीक है। तो अब ये आपका जो है यहाँ पर भी चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। अच्छा केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहेंगे, तो आपका आंसर होगा क्या, निरनुनासिक। केवल मुख से बोले जाने वाले, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है केवल मुख से बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, निरनुनासिक कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए अनुनासिक, तो अनुनासिक का मतलब क्या होगा, देखो नाक और मुख दोनों से बोले जाने वाले जो शब्द सस्वर वर्ण होंगे उनको क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। अनुस्वार, अगर अनुस्वार आ जाए तो ये आपका होगा वायु का उच्चारण। यहाँ पे आपका होगा वायु का उच्चारण, वायु का उच्चारण नाक से अधिक, नाक से अधिक, नाक से अधिक होता है इसमें। ठीक है। और विसर्ग हमने आपको बताया था, विसर्ग कौन सा होता है, विसर्ग हमारा हा होता है। ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं या किसे माना जाता है। तो अब देखो कल हमने आपको चार बताया था, एक बताया था भाषा की मौखिक इकाई, दूसरा बताया था भाषा की लिखित इकाई। तो मौखिक इकाई अगर हम देखें तो मौखिक वाला देखते हैं, तो मौखिक में आपको बताया था भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई ध्वनि। अगर इसी की जगह लिखित हो तो लिखित आपको हमने बताई थी वर्ण। और अर्थ के आधार पर बताया था कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई, तो हमने आपको आंसर बताया था इसका क्या होता है, शब्द। तो अब इसी चीज के देखो अर्थ के आधार पर या फिर आपको बोला गया सार्थक लघुत्तम इकाई। सार्थक लघुत्तम इकाई का मतलब ही यही है कि अर्थ के आधार पर आपसे पूछा गया है कि जो है भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई कौन से है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शब्द। यह हो गया हमारा शब्द। ठीक है। यहाँ पर आपको देखो वर्ण दिया गया है, वर्ण हमने आपको बता दिया है कि लिखित रूप से जो सबसे छोटी इकाई होगी वो वर्ण हो जाएगी। अर्थ के आधार पर या सार्थक पूछा जाए तो हमारा आंसर शब्द हो जाएगा। तो ये हमारा इतना क्लियर हो गया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो आपको दिया गया लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को बोला जाए या वर्णमाला के व्यवस्थित समूह से पूछा जाए, दोनों चीज एक ही है। और बच्चा इसमें डाउट हो जाता है अगर पूछा जाए वर्णों के व्यवस्थित या फिर लिप चिन्हों के व्यवस्थित।
या क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब आप लोगों से चाहे वर्णों के व्यवस्थित समूह से पूछा जाए या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह कह दिया जाए या फिर क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर होगा वर्णमाला। ठीक है, अगर आपको देखो पहला कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है वर्ण समूह। वर्ण समूह जो है हमारे वर्णों को जो है समूह तो होता है लेकिन वो क्रमबद्ध नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आगे पीछे होंगे। जैसे आपको दे दिया गया है का पहले दे दिया गया है, फिर उसके बाद गा दे दिया गया है, फिर खा दे दिया गया है, फिर उसके बाद आपको दे दिया गया, टा दे दिया गया, मतलब कोई भी व्यवस्थित नहीं है, लेकिन है तो समूह में लेकिन व्यवस्थित नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा वर्ण समूह कहलाएगा। ठीक है, वर्ण हमने आपको बता दिया था कल, और वर्णों का ही दूसरा नाम बताया था, क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, जिनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो ये शब्द देखो अयोगवाह, कल हमने आपको बताया था, और अयोगवाह का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे वर्ण जिनका ना तो देखो सीधे समझ लो, अयोगवाह, अयोगवाह, यानी कि इसका मतलब योग आ का मतलब हमने कल बताया था नहीं, और योग मतलब जिनका योग ना तो स्वरों में हो और ना ही व्यंजन में हो, तो क्या कहलाएंगे? अयोगवा कहलाएंगे। तो इसीलिए अयोगवा कौन कौन से होते हैं? ये आपके होते हैं अंग और आहा, ये तो कल बताए थे, अंग और आहा। तो देख लो अंग आहा कहाँ पे दिया गया, ये हमारा सही आंसर दिया गया है, अंग और आहा। अंग को बताया था, अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अंग को अनुस्वार कहते हैं, और आपको आह को बताया था क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, आह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? अभी आज फिर से हमने रिवाइज करवाया है, आप लोगों को बताया है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। उसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या 20 है या 30 है या 25 है या 35 है? तो सही आंसर हमारा जो है वो क्या है? 25। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अभी अनुनासिक बताया था कि जो नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो अगर हम देखें, था किससे बोला जाता है? था तो हमने अभी आपको बताया था ता वर्ग, और ता वर्ग में जो है ये कौन सा हो जाएगा? दंत हो जाएगा आपका। ठीक है, माँ, अगर हम माँ देखें तो ये हमारा पंचमाक्षर होता है, और यही जो है नाक से बोला जाता है, इसको हमने बताया था नासिक भी कहते हैं। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुनासिक वाला ये हो जाएगा, माँ हो जाएगा। अच्छा, बा देखें तो पा फा बा भा, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओष्ठ, ये हमारा हो जाएगा ओष्ठ। उसके बाद पा देखें तो पा भी हमारा कौन सा हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा ओष्ठ। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? देखो स्वर तंत्रियों के आधार पर, और इसी को कल हमने आपको बताया था, स्वर तंत्रियों बोला जाए या फिर बोला जाए घोषत्व। आपको हमने ट्रिक भी बताई थी इसकी कि देखो घोषत्व बोला जाए या स्वर तंत्रियों के आधार पर बोला जाए, और यहाँ पे क्या लिखा है? घोष। और घोष मतलब हमने आपको बताया था, एक आपका होता है अघोष और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सघोष। तो दूसरा हमने बता दिया सघोष। आपसे केवल इतना ही पूछा गया है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन से? एक अघोष हो गया, दूसरा सघोष हो गया। ठीक है, अघोष में भी हमने आपको बताया था कौन सा होता है। तो अघोष में आपका आ जाता है पहला और दूसरा, यानी कि वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण आ जाएगा। ठीक है, अगर सघोष में देखें तो सघोष में 1 2 हो गया, बचा क्या? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये सब हो गए। चलो इसको भी अगर क्लियर करें तो अघोष के बाद हम देखते हैं पहला दूसरा ये हो गया है। अगर यहाँ पे हम देखें तो बचे हुए कौन से हैं? अब उस वर्ण आ जाएंगे सा, तीनों सा आ जाएंगे, सा
और सा, ये हमारे हो गए। और इनकी संख्या कल बताई थी कितनी होती है, 13, 10 ये 3 ये। और यहाँ पे सगोश भी बताया था, तीसरा चौथा और पांचवा, 5 5 10 और 5 15। और इसी के में आपको बताया था कि 15 ये हो गए, और साथ में सभी स्वर, और सभी स्वर के साथ आपको बताया था अंतःस्थ। अंतःस्थ और अंतःस्थ भी इनकी संख्या कितनी होती है, 4। तो देखो 15 11 26, 4 कितने हो गए, 26 और 4 30 हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको सघोष हो गए, इसके बाद आपको बताया था एक ही आ जाता है, तो कितने हो गए, 31। अब अगले पे बढ़ते हैं, चलो। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? अब देखो आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन का से लेकर आपके मा तक होते हैं, और का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, और उसके बाद आपका ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है। यही 5 वर्ग तो बताए थे। अब आपसे पूछा गया है स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। देखो का भी है, चा भी है, पा भी है और दा भी है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अगर हम देखें हा, क्या हा जो है किसी वर्ग में आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो या सा देखे, सा भी, हा भी नहीं आ रहा था और सा भी नहीं आ रहा था, रा भी नहीं आ रहा था। एक भी गलत हो गया तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखो या आता नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर देखो का तो आता है लेकिन रा नहीं आता है और ला नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो गया, पहला हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखो आपको दिया गया अर्ध विवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर देखो फिर से एक बार बता दें, आपको आपको बोला था कि एक आपका होता है समृत, एक बताया था अर्ध समृत, एक बताया था विवृत, और इसके बाद बताया था अर्ध विवृत। तो देखो विवृत में, विवृत का मतलब हमने बताया था ओपन, और ओपन को क्या बताया था, बड़ा आ। और अर्धविवृत में आपको बताया था कौन सा हो जाएगा, आ हो जाएगा। उसके बाद बताया था कि इसमें जो है संयुक्त स्वर के बड़े वाले आ जाते हैं, ए और ओ आ जाएगा। अर्ध समृत में केवल ए आएगा और ओ आएगा। और उसके बाद जो समृत है, समृत में हमने आपको तरीका बताया था, सुई याद रखना। और सुई या सा से समृत और बचे हुए ऊ और ई, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो जाएगा, छोटी ई और बड़ी ई हो जाएगी। ये चीज जो है आपकी देखो पूरा क्लियर हो गया फिर से। इसके बाद अब अगले अब देख सकते हो, अर्धविवृत में पूछा गया, अर्धविवृत में कौन कौन से आते हैं, आ आता है, ए आता है, ओ आता है। जो भी आपको आंसर हो देख लो, ये अ हो गया। देख लो आंसर क्या है, बड़ा है विवृत है, ये नहीं होगा। ए है, ए आपका अर्धविवृत, ए जो है अर्धसमृत हो गया। ए है तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सही आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। अभी हमने देखो कल भी बताया था, अभी बताया, अंतःस्थ की संख्या कितनी है, 4, 11 अलावा, और ऊष्म की संख्या कितनी है, 4। ये शाखा शाहा, यानी कि 4 और 4 मिला दिए कितने हो गए, 8। हमारा आंसर कितना हो गया, 8। चलो अगले पे देखते हैं। आपसे देखो वही चीज पूछ दिया गया, काकल्य वर्ण कौन सा है, और अभी आपको आंसर बताया था काकल्य वर्ण कौन सा है, हाँ हमारा हो गया काकल्य वर्ण। इसी को बताया था क्या कहते हैं, स्वर यंत्र मुखी, स्वर यंत्र मुखी, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण हैं। देखो कल आपको हमने बताया था प्राण वायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं। एक आपको बताया था अल्पप्राण और दूसरा बताया था महाप्राण। तो अब महाप्राण बताया पूछा गया है, और महाप्राण में हमने आपको बताया था कि दूसरा और चौथा। महाप्राण में कौन सा आता है, दूसरा आता है और चौथा आता है। तो अब देखो दूसरा और चौथा अगर हम देखें ता, तो ता तो पहले नंबर पे आता है ता वर्ग में, यानी कि ये हमारा जो है नहीं होगा। क्योंकि अगर हम देखें 1 3 और 5 ये हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, और ये वाले क्या होते हैं, ये तो बता ही दिया है कि महाप्राण होते हैं, ठीक है। तो अब देखो ज्ञा, छत्र ज्ञा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद देखोगे या रा ला वा, और इसके साथ महाप्राण में हमने आपको बताया था कि सा, तीनों ऊष्म वाले जो हैं ये होंगे, 3 क्या है, 4, जो 4 होते हैं ये होंगे। तो अब देखोगे महाप्राण में यही तो दिया गया स स स और ह, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
अब आपसे अगर पूछा या, रा, ला, बा, ये क्या है? ये अभी बताया था, ये अंतःस्थ हो गए आपके। उसके बाद देखोगे ये आपके वर्गों का दिया गया है, ये ता, था, दादा, ये आपके वर्ग का दिया गया। अगले देखो, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर कल आपको बताया था कि जीवा के आधार पर कितने होते हैं, तो जीवा के आधार पर जो है 3 बताए थे। और कौन कौन से बताए थे आपको? एक तो बताया था हमने आपको देखो, जीवा के आधार पर कितने हो गए हैं? 3 हो गए। तो अगर हम देखें, एक हो गया अग्र, दूसरा बताया था मध्य, और तीसरा बताया था पश्च। ये हमारे कौन से हो गए? जीवा के आधार पर हो गया। अग्र हो गया, मध्य हो गया, पश्च हो गया। मध्य में आपको बताया था आ हो जाता है, पश्च में बताया था बड़ा, उसके बाद ओ, ऊ, बड़ा ऊ और ओ। इसके बाद अगर हम देखें, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर है, देखो कल हमने बताया था दीर्घ स्वर देखोगे तो ए भी है, ई नहीं है आपका, ए भी है और बड़ी है। अगर देखोगे तो ये दोनों भी आपको नजर आएंगे, लेकिन दीर्घ स्वर पूछा गया है। दीर्घ स्वरों को हमने बताया था दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, और इसका विभाजन करवाया था कि मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं ये बड़ा होता है, एक बड़ी होता है और बड़ा ऊ होता है। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, आपको बताया था ए, ओ और ओ। जब कभी भी आपको ये दोनों अभी ऑप्शन में दिए जाएं तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले देखो दिया गया निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा? अल्पप्राण व्यंजन मतलब 1, 3 और 5, यही तो बताया था। और महाप्राण 2, 4 होता है। तो अगर हम देखें टा, ठा कितने पे आता है? दूसरे पर आता है, और दूसरा जो है हमारा कौन सा होता है? महाप्राण होता है। ये आंसर नहीं होगा। ये का, खा, गा, घा देखोगे चौथे पर आता है, ये भी हमारा महाप्राण है, अल्पप्राण नहीं है। फिर का, खा, गा देखो तीसरे पर आता है, हमारा सही आंसर कौन सा है? ये वाला। का, खा देखोगे 2 पे आता है, ये भी हमारा सही आंसर नहीं। सही आंसर क्या हो गया? हमारा गा हो गया। अगला देखते हैं। तो अगला अगर क्वेश्चन देखो दिया गया है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखो वैसे तो छत्र ज्ञान लास्ट में वर्णमाला में आता है, लेकिन अगर हिंदी शब्दकोश बोला जाए, इसका मतलब जो हिंदी की डिक्शनरी है उसमें आपसे पूछा गया है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि छा जो है ये संयुक्त होता है, और इसको कैसे बनाते हैं? आधा का और शा। तो इसका मतलब सीधा सा है कि का के बाद जो है वो छा आएगा हिंदी शब्दकोश में। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? छा हो गया। सॉरी, छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर, जीवा के आधार पर, दोनों के आधार पर इनकी संख्या आपकी 3 ही होती है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? 3 हो गया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? रा व्यंजन पूछा गया नहीं है, और ये आपका जो है यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको दिया गया है पहला क्रम, दूसरा गया है मातृभूमि, तीसरा दिया गया है मात्र, और चौथा दिया गया है मूर्धा। तो देखो अगर क्रम में देखें तो हमारा जो है रा रहता है, क्रम में अगर हम देखें तो रा होता है। ये आपको दिख रहा है री, तो यहाँ पे रा नहीं, क्या है यहाँ पर है हमारा री। तो इसलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मात्र भूमि हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब आपसे असत्य कथन पूछा गया है, तो असत्य कथन में देखो दिया गया पहला, व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष है, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष है। अभी हमने आपको बताया था कि जो वर्ग होते हैं उसका पहला, दूसरा अघोष होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। इसका मतलब ये बात सही है। अब दूसरा दिया गया है, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं, यही तो देखो लिखा है अघोष। इसका मतलब क्या है? ये भी बात सही है। तो ये भी पूछा गया असत्य। तीसरा देखो, समस्त स्वर घोष ध्वनियां होती हैं, जितने घोष को या सघोष को जितने भी स्वर होते हैं सभी क्या होते हैं?
सगोश होते हैं, ये भी बात सही है। चौथा दिया गया सभी विसर्ग सगोश हैं, ये बात हमारी गलत है, सभी जो विसर्ग हैं वो सगोश नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। अब आप लोगों से वो वर्ण पूछा गया है जो कि अघोष भी है और सघोष भी है, यानी कि अब आपको ऐसा बताना है जो अघोष और अघोष और महाप्राण दोनों में आता है। एक आपका अघोष हो गया, एक और दो, और महाप्राण देखते हैं तो महाप्राण बोला गया है दूसरा और चौथा। तो अब देखोगे अघोष और महाप्राण, यानी कि आपसे पूछा गया है अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो अघोष महाप्राण में देखोगे दूसरा जो है ये दो और दो ये कॉमन है, यानी कि दूसरा वर्ण ही पूछा गया है। खा जो है ये हमारा दूसरे पे आता है, का खा, का जो है पहले पर आता है, डा जो है टा ठा डा ढा ये तीसरे पर आता है, और ता था दा धा ये चौथे पर आता है। अब देखो दूसरे पर कौन सा आता है, ये आता है, हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, खा हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा का मतलब मूर्धन्य, आपसे पूछा गया है कि मूर्धन्य कौन सा है। तो अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। सा कौन सा होता है, तालव्य होता है। ई भी तालव्य होता है, चा भी तालव्य होता है, छा भी तालव्य होता है, ये तो हमारा हो गया तालव्य वाला। अब अगला देखो, आपको दिया गया है सा मूर्धन्य होता है, री मूर्धन्य होता है, टा मूर्धन्य होता है, ठा मूर्धन्य होता है, ये वाला हमारा मूर्धन्य होता है। हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया। सा ता था दा ये हमारे दंत में आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दंत। और आ का खा गा इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कंठ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तमुखी स्वर है, यानी कि आपसे अवृत्तमुखी पूछा गया है। ओठों की आकृति के आधार पर दो बताए थे, एक वृत्तमुखी और दूसरा अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी वो होते हैं जो ओठ उच्चारण करते समय ओठ गोलाकार हो जाए, अवृत्तमुखी वो होंगे जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोलाकार ना हो। तो अब अगर हम देखते हैं ओ का उच्चारण करेंगे तो ओठ गोलाकार हो जाएंगे, ये हमारा वृत्तमुखी हो जाएगा। उसके बाद ओ का उच्चारण करते समय वृत्तमुखी, ये भी है वृत्त हो जाते हैं। उसके बाद ऊ भी, ये भी वृत्तमुखी हो जाएगा। बच्चा कौन सा, ई का जब उच्चारण करके देखोगे ई तो ओठ जो है वो गोलाकार नहीं होंगे, और यही पे पूछा गया था अवृत्तमुखी कौन सा है, तो सही आंसर हमारा हो गया ई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं, यानी कि सभी व्यंजन जो है वो अल्प प्राण पूछे गए हैं। और अल्प प्राण जो होते हैं ये 1 3 5, देख लो 1 3 5। और ये आपका हा मा का, ये अगर देखें हा नहीं आता है स्पर्श व्यंजन में तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। का चा और ता, का आपका 1 पर आता है, चा भी 1 पर आता है और ता भी 1 पर आता है, तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। पा फा बा भा, पा फा तो फा दूसरे पर आता है, या रा लावा ये भी आपका गलत हो जाएगा, और ता था दा हो जाएगा। ये घा जो है आपका ये चौथे पर आ जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है। आपसे पूछा गया है जो स्पर्श भी है, स्पर्श के साथ साथ आपका दंत भी है और आपका अघोष भी है, और अघोष के साथ महाप्राण भी है। तो अब हम देखते हैं स्पर्श में हमने आपको बताया था का से लेकर मा तक। दंत में आपका कौन सा आता है, दंत में हमारा आता है तावर्ग, यानी कि तावर्ग वाले ही होंगे। और पा फा ये जो भा है तावर्ग में नहीं आता है, काट दो। फा भी तावर्ग में नहीं आता है, काट दो बच्चा। था और छा, छा भी जो है हमारा चा चावर्ग में आता है, ये भी नहीं, तो सही आंसर कौन सा हो गया, था हो गया। ऐसे अघोष और महाप्राण की जरूरत ही नहीं पड़ी, अघोष भी हमने आपको बता ही चुके हैं। अघोष हमारा 1 और 2 होता है, महाप्राण जो है 2 और 4 होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग वर्ण नहीं है। ये चीज कल आप लोगों को नहीं बताई थी कि 3 जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं, एक आपका छोटी, दूसरा बड़ी और तीसरा री, ये जो है स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं। अब ऑप्शन में देखो आपका छोटी भी दिया गया है, बड़ी भी दिया गया, री भी दिया गया, तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हमारा बड़ा ऊ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से ताड़न जात वर्ण है,
अब ताड़न जात वर्ण आपसे पूछा गया है, तो ताड़न जात वर्ण कौन सा होता है? कल आपको बताया था ताड़न जात वर्ण हमारा होता है कौन सा? ड़ा। ड़ा या फिर इसी एक और होता है ढ। इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्विगुण। इसको द्विगुण भी बोलते हैं। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो गया? ताड़नजात वर्ण कहा जाए या द्विगुण बोला जाए तो सही आंसर हमारा ये ड़ा हो जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी, बाकी की क्लास आप लोगों की कल ली जाएगी। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है? जल्द से जल्द सभी साथियों के बीच इसको सभी लोग जो है शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको ये जो सेशन कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो भी बताइएगा, अगर बुरा लगा है तो भी बताइएगा, बताइएगा जरूर। ठीक है, धन्यवाद।